हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज करंट अफेयर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं, जो सी टेट, यूपी टेट और यूपीपी से संबंधित आपके लिए काफी सहयोग होगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि 2047 तक विकसित भारत के लिए 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को क्या संज्ञा दी गई है। यानी हम कह सकते हैं जो 75वीं वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ तक की जो अवधि को सरकार के द्वारा उसकी क्या संज्ञा दी गई है। जो उसकी अवधि कितनी वर्ष हो रही है? 25 वर्ष हो रही है। मेरी माटी मेरा देश, मेरा भारत मेरा महान, मेरा भारत देश महान, अमृत काल। ऑप्शन सी सही है आपका, अमृत काल। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न दूसरे नंबर पे। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 का उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करना, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा क्या नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में उन्हें एक नियम बनाया गया। उसका क्या नाम दिया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नामकरण किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस विधेयक का नाम था। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा और 21 सितंबर 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया और 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी का इस पे स्वीकृति प्रदान हो जाती है। और यह महिला आरक्षण विधेयक अमृत काल में नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक है। हम कह सकते हैं कि संसद यानी नए संसद भवन का जो पहला विधेयक है वो कौन सा विधेयक है? तो यही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वें संशोधन 2023 में ये पारित होने वाला ये पहला जो विधेयक है जो नए संसद भवन में किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे। सर्वप्रथम महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? यानी सर्वप्रथम जो महिला आरक्षण से संबंधित जो बिल था वो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया और पास कब किया गया? आप देख सकते हैं 12 सितंबर 1996 को पहली बार लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए लोकसभा सीटों में और राज्य विधानसभा सीटों में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद कई बार इसमें पेश किया गया लेकिन पास नहीं हुआ। 2023 में अंतिम में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस बिल को पारित किया गया और यह लागू हो गया। प्रश्न नंबर हम चौथे की तरफ चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 6 अक्टूबर 2023 को ओस्लो नॉर्वे द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा किसे घोषित किया गया? देखिए, हर पुरस्कार को हर संस्था अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है तो ओस्लो नॉर्वे स्थित जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा घोषित किया गया था। नरगिस मोहम्मदी ईरान की, ये ईरान की रहने वाली महिला है, ये काफी बार जेल भी जा चुकी हैं। तो नरगिस मोहम्मदी को यह नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह एक चीज और है कि इस देश में अब तक की 2 महिलाएं, ईरान की 2 महिलाएं अब तक शांति के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। इनको लेकर नरगिस मोहम्मदी को लेकर के हम देखते हैं नरगिस मोहम्मदी ईरान की यह दूसरी महिला है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में शिरीन एबादी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी ईरान की ही रहने वाली थी। क्लाउडिया गोल्डिन को अमेरिका के रहने वाले हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया। जॉन ओलाफ फांसे को साहित्य के क्षेत्र में और लुइस ई ब्रूस रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इस तरह से काफी को हमने यहां पे कवर किया। जो आप नेक्स्ट देखते हैं 19वें एशियाई खेलों में शुभंकर प्रतीत आदर्श वाक्य, शुभंकर प्रतीत और आदर्श वाक्य क्या था? चीन चीन, कांग कांग,
लियान लियान, तो ये सभी, ऑप्शन डी सही है, ये सभी, ये तो तीनों रोबोटिक ये रोबोट थे और इन तीनों स्पोर्टी रोबोट को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियानन नाम दिया गया। इन तीनों ये रोबोट को यह सम्मिलित रूप करते हुए मेमोरीज ऑफ जियानन नाम दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम छठे में। एशियाई खेल में अब तक भाग ले चुकी 46 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किस देश को आज तक कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ? यानी कौन सा ऐसा देश है जो एशियाई गेम में अब तक कोई पदक, चाहे गोल्ड हो या रजत हो या ब्राउन्ज हो, तीनों में से किसी एक पदक को प्राप्त नहीं किया है। और 1951 में यह पहला एशियाई गेम भारत से शुरू हुआ। भारत नई दिल्ली से इस गेम की शुरुआत हुई, दिल्ली से शुरुआत हुई और इसमें ये तीनों देश भूटान, मालदीव और तिमोर, आज तक इन तीनों देशों को, यानी डी ऑप्शन सही होगा, इन तीनों देशों को एक भी कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ है। इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम चौथे स्थान पे हैं इस समय। एशियाई खेलों में चीन लगातार कितनी बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे, यानी चीन एशियाई खेलों में कितनी बार एक नंबर पे रहा, यानी सर्वाधिक बार गोल्ड पदक प्राप्त करने का जो रिकॉर्ड है चीन को कितनी बार मिल चुका है? तो 11 बार मिल चुका है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हांगझोउ 2023 एशियाई गेम में भारत की तरफ से सर्वाधिक 3 पदक किसने प्राप्त किए थे? भारत की तरफ से एशियाई खेल में 3 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी के द्वारा प्रदान किया गया? तो अवधेश प्रेमी देवताले तीरंदाजी में ये 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी में भी 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। इन दोनों को 3-3 स्वर्ण पदक इस तीरंदाजी गेम में प्राप्त हुआ। और हैदरपाल सिंह संधू को स्वैक्स में 2 गोल्ड प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर पूछता है कि सर्वाधिक गोल्ड एशियाई गेम में भारत ने किस गेम में प्राप्त किया, तो तीरंदाजी, 7 गोल्ड मेडल तीरंदाजी में प्राप्त किया और 6 गोल्ड मेडल एथलेटिक में 6 गोल्ड मेडल मिला। और अगर बात करते हैं सर्वाधिक मेडल किस गेम में मिला, तो एथलेटिक में सर्वाधिक मेडल, यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्ज सब जोड़ करके तो सर्वाधिक आपको एथलेटिक में मिला। लेकिन सर्वाधिक गोल्ड की जब बात आती है तो तीरंदाजी में मिला, तीरंदाजी में सर्वाधिक गोल्ड मिला। ये काफी महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 अक्टूबर 23 को WHO संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस एक नए टीके का प्रयोग की सिफारिश की है? WHO के द्वारा एक नया टीका लाया गया है जो काफी सस्ता और कारगर है। उन्होंने सिफारिश किया कि इस टीके को लगाया जाए तो मलेरिया से संबंधित जो भी वायरस है मर जाएंगे और जो मरीज है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि भारत इससे काफी पीड़ित है। ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए सही है। ए जो R21 मैट्रिक्स, इस टीके का सिफारिश WHO ने किया है। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट, एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में किसको हरा करके विजेता बनी थी? पहली बार महिला टीम एशियाई खेलों में क्रिकेट के खेल के रूप में शामिल हुई थी, वो किस देश को हरा करके विजेता बनी थी? तो श्रीलंका को हरा करके भारतीय महिला टीम एशियाई में गोल्ड मेडल जीता। एशियाई गेम में गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय महिलाओं को प्राप्त। भारतीय भी टीम गोल्ड मेडल जीता था क्रिकेट में। नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 42वां जो विश्व धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया? यानी भारत में 41 तो शामिल था ही, 2023 में 42वें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में स्थित है, इसी को 42वें क्रम में शामिल किया गया, 42वें क्रम में। और इसे 41वें क्रम में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का जो मंदिर है उसे 41वें नंबर पे शामिल किया गया। मतलब भारत का जो 41वां नंबर है
ओ, और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या के दृष्टिकोण से छठे स्थान पर है। छठे स्थान पे, पहला स्थान पे इटली है, दूसरे पे चीन है, तीसरा पे जर्मनी है और फ्रांस है और स्पेन है, और छठवें पे क्या है, हम। तो हमारा स्थान क्या है, छठवें स्थान पे। एक नंबर पे इटली है, 2 नंबर पे आपका चीन है। नेक्स्ट, 1967 में 6 डे वार किस किस के बीच चला, यानी 1967 में 6 डे वार किन किन 2 देशों के बीच में ये चला। तो हम देख सकते हैं इजराइल और पाकिस्तान के बीच में, अरब राष्ट्रों के बीच में। ऑप्शन बी सही है आपका, इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में यह युद्ध चला था। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, 15 मई 1948 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फिलिस्तीन क्षेत्र छोड़ने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन को 1948 में छोड़ने का निर्णय लिया, भैया चलो हम छोड़ देते हैं, अब तू अपना भाई कर। लेकिन क्या है, 1949 में फिलिस्तीन क्षेत्र का विभाजन किस रूप में हुआ, जिस तरह से भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में उन्होंने करा दिया, उसी तरह से यहां भी इसका विभाजन कराया गया। इजराइल के रूप में हुआ, वेस्ट बैंक जॉर्डन के रूप में हुआ, गाजा पट्टी मिस्र के रूप में हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह 3 रूपों में ये फिलिस्तीन का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। 3 रूप में 1949 में फिलिस्तीन को 3 भागों में बांट दिया गया, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। जो हमास जो भी संगठन है वो मतलब उसी से इजराइल इस समय लड़ाई लड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, मोदी का बनारस पुस्तक, मोदी का बनारस पुस्तक के लेखक है, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अरविंद चतुर्वेदी जी। अरविंद चतुर्वेदी जी मोदी के बनारस पुस्तक के क्या है, लेखक हैं। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला, अगर उससे सबसे बड़ा मेला की बात करें तो कुंभ मेला है, लेकिन सबसे बड़ा जनजाति मेला की यहां पे बात की गई है, जो है समक्का सरक्का जठारा, ये मेला है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, जो तेलंगाना में यह कोया जनजाति, तेलंगाना में यह कोया जनजाति के द्वारा यह मेला मनाया जाता है, जिसमें मेदाराम जठारा के भी नाम से इसको जाना जाता है। मेदाराम जठारा के भी नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आईसीसी पुरुष विश्व टी20 विश्व कप कहां होगा, सही जोड़ा मिलान कीजिए। जो आईसीसी के द्वारा पुरुष टी20 विश्व कप कहां होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज 2024 में, ये भी सही है। 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज देश में इस खेल को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका में 2026 में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में 28 में खेला जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। और 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में संपन्न होगा। यानी 2030 में ये जो विश्व कप है वो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में संपन्न होगा। तीनों देश मिलकर के इस खेल को संपन्न करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में कहा, 23वां फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 में कहां होगा, जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। यूएसए मैक्सिको कनाडा में होगा। कहां पे होगा, यूएसए मैक्सिको कनाडा में होगा। वही जो उत्तरी अमेरिका जिसको बोलते हैं मैक्सिको कनाडा। कनाडा विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, ये उत्तरी अमेरिका का। नेक्स्ट, तो आप देखते हैं क्या और कहता है, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 कहां होगा, तो ये भारत में होगा। कहां पे होगा, ऑप्शन डी सही है, भारत। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 कहां होगा, तो ये होगा आपका भारत में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है, तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है, अमरावती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 22 लक्षद्वीप की राजधानी कहां है, तो करवत्ती है। काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कहां है, तो करवत्ती है यहां पे। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी योजना कब लागू की गई, मिलान कीजिए। जन धन योजना 28 अगस्त
2014 को लागू की गई, ये भी सही है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लागू की गई थी, ये भी सही है। नमामि गंगे योजना 2025 में लागू की गई थी, ये भी सही है। तो सही क्या है? डी है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 को लागू किया गया भारत में, ये भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, 14400 ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो इसे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। यानी अगर वहां के कर्मचारी अधिकारी अगर किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है तो जो भी है उस ऐप के द्वारा उनकी शिकायत की जाए और सरकार उनकी संज्ञान लेगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस ऐप को जारी किया है। नेक्स्ट, कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट मर्सर संस्था का नाम है। पूछ सकता है कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे किस संस्था के द्वारा जारी किया? तो मर्सर संस्था द्वारा जारी। यह भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। भारत का महंगा सबसे कौन सा है? मुंबई है। एक नंबर पे मुंबई है और दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि और भी मनोबल के साथ में आपके साथ काम करूं। इस चैनल पे आपको 12 ज्योग्राफी, 12 कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।